टैक्स आइटम अपन ने पढ़ा भी हुआ है। तो ये समझना प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है। तूने एक साल फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, तूने देखा अच्छा मेरे बिजनेस में 100 रुपए की इनकम थी, 70 रुपए के खर्चे थे, 30 रुपए का प्रॉफिट है, वो 30 रुपए में से गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे 30%। तो 9 रुपए का तू प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट करता है, तो अगले साल स्टार्ट होते ही इमीडिएटली तेरे को पे करना पड़ता है, समझा। तो तेरी करंट लाइबिलिटी में जाती है। इनफैक्ट करंट में भी मेरे हिसाब से क्विक में जाएगी, एक बार चेक कर लेंगे, क्विक में ही जाएगी। चलिए गाइज मैं स्टार्ट करता हूँ। आई एम जस्ट डिस्कसिंग द फॉर्मेट वंस शॉर्ट में। तो वर्टिकल बैलेंस शीट, सबसे पहले क्या आता था, सोर्सेज ऑफ फंड साइड। कितनी साइड्स हैं? दो, एक सोर्सेज ऑफ फंड्स, एक इज दिस असेट इन लाइबिलिटी साइड? नो, क्योंकि करंट लाइबिलिटीज नेट होके एप्लीकेशन ऑफ फंड साइड पे आता है कि नहीं आता है, तो थोड़ा सा अपीयरेंस अलग है। तो सोर्सेज ऑफ फंड साइड में पहले क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड्स। क्या आता है? जिसको प्रोप्राइटर्स फंड्स या नेटवर्थ भी बोलते हैं। उसमें सबसे पहला पार्ट आता है शेयर कैपिटल, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गया। फिर उसमें ऐड होते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस, लेस होता है फिक्टिशियस एसेट्स। ये तीनों चीज़ों का नेट मुझे मिलता है शेयर होल्डर्स फंड्स। सेकेंड आता है बोरोड फंड्स, जिसमें दो पार्ट होते हैं, सिक्योर्ड और फिर अनसिक्योर्ड। जनरली कुछ ज़्यादा रहता नहीं है तो कंबाइन करके ही दिखा देते हैं। और शेयर होल्डर्स फंड्स और बोरोड फंड्स ऐड करके हमें क्या मिलता है? टोटल फंड्स अवेलेबल। ये मेरा एक साइड ऑफ बैलेंस शीट खत्म होता है, करेक्ट। उसके बाद हम जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड साइड पे, जिसमें सबसे पहला क्या आता है? फिक्स्ड एसेट्स, जिसमें होते हैं टैंजिबल एंड इनटैंजिबल, ठीक है। और फिर आता है इन्वेस्टमेंट्स जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, और थर्ड आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट एसेट्स को दो में स्प्लिट कर सकते हैं, क्विक एंड नॉन क्विक। करंट लाइबिलिटीज को भी दो में स्प्लिट कर सकते हैं, क्विक एंड नॉन क्विक। और वो सबका टोटल करने के बाद करंट एसेट माइनस लाइबिलिटीज करके हमें मिलता है वर्किंग कैपिटल। फिर फिक्स्ड एसेट्स का टोटल, इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म वाले का टोटल और वर्किंग कैपिटल का टोटल मिला के मिलता है टोटल फंड्स एम्प्लॉयड या अप्लाइड। ये वाला टोटल शुड मैच विद टोटल फंड्स अवेलेबल, हाँ या ना? ठीक है। या इस बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो मैंने आपको कराया था। अभी फोर्थ सम में क्या बोला है? कॉमन साइज वर्टिकल फॉर्म में। एक बार देख रहे हैं सब लोग स्क्रीन की तरफ? 2 मिनट लगेगा, मैं बता दूंगा, आप लोग स्वतः ही करेंगे। मेरा रोल इस चैप्टर में नाम मात्र है, ठीक है। ध्यान से देखिए, शेयर कैपिटल एक बार पहले डिस्कस करते हैं, बैलेंस शीट में क्या चीजें कहाँ जाएंगी। शेयर कैपिटल किस में जाएगा बच्चों? शेयर कैपिटल में। सिक्योरिटीज प्रीमियम, वेरी गुड। जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, गवर्नमेंट लोन, डिबेंचर्स, बैंक ओडी, नॉन क्विक लाइबिलिटीज, सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स का अभी मैंने लॉजिक समझाया था। प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब क्या होता है? इस साल के प्रॉफिट का जो टैक्स है जो हमें अगले साल पे करना है, हाँ या ना? तो इमीडिएटली पे करना रहता है। एक बार चेक भी कर लेंगे सोल्यूशन में, उसको क्विक में ही डाला है कि नहीं। गुडविल फिक्स्ड एसेट में इंटेंजिबल, हाँ या ना? मशीनरी, प्रीमाइसेस, फर्नीचर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो नहीं लेना चाहिए, लिया है क्या? ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। डेटर्स, क्विक एसेट, करंट स्टॉक, कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिक्टिशियस एसेट। ये लेस होएगा ना अपना शेयर होल्डर्स फंड्स में, हाँ या ना? होता क्या है, जब कंपनी लॉन्च हुई है तब अपन ने जो मेजर एक्सपेंसेस किए हैं कंपनी स्टार्ट होने से रिलेटेड, जिसको हम लोग ने इकट्ठा राइट ऑफ नहीं किया है, बैलेंस शीट में दिखाया, हर साल थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ कर रहे हैं। दिस इज लाइक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या है ये? है खर्चा एक ही साल का, लॉन्च के टाइम पे आपने जो भी खर्चा किया, बट आप उसको क्या कर रहे हैं? 5 साल में राइट ऑफ कर रहे हैं। वो जो हैवी एडवर्टीजमेंट का एग्जांपल लेके सिखाया हुआ है ना मैंने आपको, ये कॉन्सेप्ट जैसे जियो वाला, वो सिमिलर ही हो गया। जब कंपनी से लॉन्च से रिलेटेड खर्चे हुए तो आपने बोला भैया ये बेनिफिट मेरे को 5 साल तक देगा, मैं इसको 5 साल में राइट ऑफ करूंगा।
सर कैश एट बैंक एंड बो आर देयर इन दिस, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्या हो गया, मेरे पास दो बैंक में भी तो अकाउंट हो सकता है, एक से मैंने ओवरड्राफ्ट लिया होगा, एक में मेरा बैंक में पैसा पड़ा होगा। व्हाई इज दैट अ प्रॉब्लम? प्रथम तेरे को भी समझा? हाँ चलो चले आगे। तो अभी एक बार सोल्यूशन की तरफ देखेंगे सब लोग, प्लीज सब लोग गाइस 2 मिनट दे दीजिए। कॉमन साइज क्या होता है मैं समझा ही देता हूँ आप लोगों को, एकदम ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, बहुत ईजी लगेगा। अब यहाँ पे परसेंटेज का एक कॉलम दिया है, मैं रेकमेंड करूंगा अपन 2 बनाएं, बट लेट्स डिस्कस व्हाट दिस इज। अपन एक बार गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में भी देख लेते हैं कि उन्होंने कितने पार्ट में परसेंटेजेस प्रेजेंट किए। मैंने पिछली बार शायद आपको शॉर्ट में बता तो दिया ही था। कॉमन साइज बेसिकली क्या होता है, हम बैलेंस शीट का जो टोटल है, यानी जो सोर्सेज ऑफ फंड्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का टोटल है, सब चीज़ों को एज अ परसेंटेज ऑफ दैट एक्सप्रेस करते हैं। सब चीज़ों को वी एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ दैट। क्या मतलब है, अभी देखो पहले तो अपन बैलेंस शीट अरेंज करने वाला पार्ट डिस्कस करें। तो इधर देखो, शेयर कैपिटल 160, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस किया, ये 340 बचा के नहीं बचा शेयर होल्डर्स फंड्स? अरे हाँ या ना। फिर गवर्नमेंट लोन और डिबेंचर्स, डिबेंचर्स भी था क्या इस सब में? हाँ डिबेंचर्स भी था। मिला के ये क्या हो गया, बोरोड फंड्स हो गया कि नहीं हो गया? टोटल क्या मिल गया, टोटल फंड्स अवेलेबल मिल गया कि नहीं मिल गया? अरे हाँ या ना। फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में गए, फिक्स्ड एसेट्स में गुडविल, मशीनरी, प्रीमाइसेस, फर्नीचर सब ऐड किया तो हमें फिक्स्ड एसेट्स का टोटल मिल गया। इन्वेस्टमेंट्स में गवर्नमेंट बॉन्ड्स लिख दिया, वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स में क्विक एसेट्स, डेटर्स और कैश एट बैंक है, नॉन क्विक में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस है, मिला के टोटल करंट एसेट्स मिला के नहीं मिला। करंट लाइबिलिटीज में, क्विक लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स और प्रोविजन फॉर टैक्स। डाउट क्लियर हो गया ये? नॉन क्विक लाइबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट, हाँ या ना। सब मिला के करंट लाइबिलिटीज मिला 185 माइनस 170, 15,000 वर्किंग कैपिटल मिला के नहीं मिला। 4,10,000, 25,000 और 15,000 4.5 लाख, ये 4.5 लाख क्या हो गया? सिंपल है। कॉमन साइज में हम क्या देखना चाहते हैं, आप परसेंटेज बेसिस पे एनालिसिस करते हैं कि अगर टोटल मेरे बिजनेस में 4.5 लाख रुपया लगा हुआ है, कितना लगा हुआ है, तो टोटल फंड्स हमने 4.5 लाख रुपए के लगाए हुए हैं, तो उसमें खुद का पैसा कितना है और बाहर वालों का पैसा कितना है? खुद का पैसा मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स, बाहर वालों का पैसा मतलब, तो 3,40,000 डिवाइड बाय 4,50,000, 75.56, 1,10,000 डिवाइड बाय 4,50,000, 24.44। बेसिकली ये कितना परसेंट है? अरे हाँ या ना। क्या है यार, दिस इज वेस्ट ऑफ माई टैलेंट। 450 ये भी कितना है? 100। 4,10,000 कितना हुआ है? 4,10,000 डिवाइड बाय 4,50,000 into 100, 91.11 हो गया। 25 डिवाइड बाय 4,50,000, 5.56, 15 डिवाइड बाय दिस 3.33। हाँ या ना। इजी टफ। अभी बस मेरे मन में एक डाउट है कि ये अपने को इसी लेवल पे करना चाहिए या बीच के आइटम्स का भी परसेंटेज दिखाना चाहिए। लेट अस चेक फ्रॉम द गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक व्हाट दे हैव डन। समझ रहे हो? अभी कोई बोलेगा सर रियलिटी में क्या होता है, कैसे करना चाहिए? अरे रियलिटी में ये कोई लॉ मैंडेटेड फॉर्मेट तो है नहीं। कंपनीज एक्ट में तो कहीं लिखा नहीं है कि कॉमन साइज स्टेटमेंट कैसे बनाना है। जिसको जो एनालिसिस जितना डेप्थ में करना हो उस हिसाब से बनाओ। अगर तुमको हर लाइन आइटम का परसेंटेज डालना है तो एक्सेल में फॉर्मूला वैसे डाल देना। ये देखो मैन्युअली बना रहे हो इसलिए जान पे आ रहा है। एक्सेल में ना 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, एक बार बैलेंस शीट बना लिया, जितने परसेंटेजेस चाहिए सब बना लो, 2 मिनट में खेल के मजा आ जाएगा एकदम। 2 डेसिमल चाहिए, 4, 6, 8, 15 डेसिमल चाहिए ना, ले लो, योर लाइफ। कुछ फायदा नहीं होगा 15 डेसिमल का, बट करो, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। समझे? तो यहां पे देखें, अगर कॉमन साइज बैलेंस शीट देखो, ये लोग तो ना अंदर अंदर वाली लाइन आइटम्स का भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, देख रहे हो, बट इन्होंने तो बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लिए हैं, कुछ बड़ा कराया नहीं है। आप क्या कीजिए, इसमें एक और कॉलम डाल दीजिए
और उसमें एटलीस्ट जैसे, हाँ एक और कॉलम डालेंगे, बट फिर सारी वैल्यूज का करना पड़ जाएगा अपने को। नहीं, एग्जाम में दिक्कत हो गई तो समझ रहे हैं? अभी के लिए तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में हो गई तो एक बार कोई कॉलेज में जब पढ़ रहा रहेगा ना ये टॉपिक, पूछना ना, एकदम ऑनेस्टली बोलो, देखो इसमें कुछ नहीं है, मैं अग्री करता हूँ मेरी शॉर्टकमिंग कि मुझे नहीं पता ये चीज़ कि कैसे उनका एक्सपेक्टेशन है। यही देखो, तुमको कैल्सी अलाउड होता ना, मैं बोलता भाई एक और कॉलम बना करके आ, मानते हो कि नहीं मानते हो? है ना, उसमें ये डिस्कशन ही नहीं होता कोई क्यों है, तो एक चाटा मारता मैं उसको पहले और फिर मैं उसको समझाता क्यों करना है। अब क्योंकि कैल्सी अलाउड नहीं है, वी माइट एज वेल आस्क द टीचर वंस कि मैम क्या करना है ऐसे में। डज एवरीवन गेट इट? कुछ समझने में चैलेंज है बच्चों? पक्का स्वतः सॉल्व करेंगे अभी? ऑनलाइन वाले भी प्लीज बताइए, समझा है सबको? ठीक है गाइज, मैं संडे के लिए फिर से वापस से अनाउंस कर देता हूँ, चेंज रहेगा एक छोटा सा आपके टाइम टेबल में। पहले लेक्चर मेरा होगा 8 to 9:30 वाला, और फिर 10 to 1 मैथ्स का लेक्चर रहेगा। लेक्चर्स उतने ही हैं, बस थोड़ा सा आगे पीछे होएगा, ठीक है? तो वो सेम ही है टाइम टेबल, बस पहले मैं लूँगा और फिर नारायण सर लेंगे। चलिए ये वाला कर लेंगे सब लोग। लेक्चर 8 to 9:30 का होगा जो अकाउंट्स का होगा, और सेकेंड लेक्चर जो मैथ्स का होगा वो 10 to 1 का होगा। सोल्यूशन स्क्रीन पे अवेलेबल है, किसी को रेफर करना हो तो। सोर्सेज ऑफ फंड साइड देख लीजिए, मैं वापस नहीं प्रेजेंट करूंगा फिर। अभी तक सबका सोर्सेज ऑफ फंड्स तो हो गया रहेगा। प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए स्क्रीन पे सोर्सेज ऑफ फंड साइड, में इसको वापस नहीं प्रेजेंट करूंगा। चलिए, मैंने एप्लीकेशन ऑफ फंड साइड भी प्रेजेंट किया है। गाइस आगे चलेंगे, इतना टाइम नहीं है एक सम के लिए, जल्दी। मैं आया उससे पहले से ही करना था आप लोगों को। कुछ भी नया लाइन आइटम इसमें नहीं आया है आज, सब जो पिछली बार सिखाया था वही था। प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए मैक्स किसी को डाउट रहा होगा कि करंट है या नॉन करंट, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। रिजर्व वाला डाउट तो थोड़ा सरप्राइजिंग था। सोचना, प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब क्या? टैक्स के लिए जो पैसा देना है। रिजर्व कैसे हो सकता है? नहीं देख, ऐसा नहीं होता ना, टैक्स तो तेरे को नंबर पता होता है। फंड या वो सब किसके लिए बनाता है? जिसके लिए तेरे को श्योर नहीं है एक तो लाइबिलिटी आएगा या नहीं आएगा, और अगर आएगा तो कितना आएगा, और गारंटी भी नहीं है शायद नहीं आएगा। जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्या पता तेरे इन्वेस्टमेंट्स मोदी जी के राज में बढ़ते ही रहे, कभी नीचे गया ही नहीं स्टॉक मार्केट, और तूने बेच दिए तो तेरे को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व काम ही नहीं आया। लॉस कोई गारंटी नहीं है ना यार, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, कोई गारंटी। बस वही बात है, समझ रहा है? प्रोविजन फॉर टैक्स तो झक मरा के पे करना ही पड़ेगा। सर सॉरी, आप सोर्स ऑफ फंड्स का लेस साइड दिखा सकते हो, लेस जो कर रहे हो। इतनी देर से दिखा रहा था, तब क्या कर रहा था तू? सर मैं वही चेक कर रहा था वो। हाँ ठीक है, मैं 1 मिनट बाद प्रेजेंट करूंगा, स्निप ले लेना उसका। हाँ प्रथम बोल, क्या बोल रहा था? वो भी यही मांग रहा था। चलो जल्दी यार, आज पूरा चैप्टर खत्म करना है लगभग अपने को। उड़ा देंगे।
कितने समय? ट्राई योर सेल्फ हटा के कितने करने बताना। चलो गाइज, आई थिंक दिस वाज मोर देन सफिशिएंट टाइम। मैंने एक बार सिर्फ सोर्सेज ऑफ फंड्स और प्रेजेंट किया है, जिसको देखना है ऑनलाइन वालों को स्निप लेना है। मैं अभी फिर आगे बढ़ रहा हूँ। अरे मैं भेजूंगा पीडीएफ, कोई बात नहीं, आज ही भेज दूंगा। लो चलें आगे। 13 सम ना, जिसमें से ये 2 हो गए अपने के 13, इसके बाद 13 है। तो कैसा है काउंटिंग करता है बे? हाँ चलो, फिफ्थ वाला ट्राई योर सेल्फ है। सिक्स्थ वाला, अभी ध्यान से देखिए, यहां पे 2 सालों का कॉमन साइज बनाने को बोला है। गाइज अभी एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको 2 साल का कॉमन साइज बनाना है तो आप बेस क्या लेंगे? समझ रहे मेरा सवाल क्या है? बेस क्या लेंगे मतलब, जैसे पिछले वाले में क्या हो रहा था, 1 ही साल का बनाना था तो आपने 4.5 लाख को 100% ले लिया था, हाँ या ना? अभी तो 2 साल का टोटल आएगा कि नहीं आएगा सोर्सेज ऑफ फंड्स का, और दोनों साल का टोटल अलग अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता है? होगा ही, रादर सेम होएगा तो सरप्राइजिंग बात है, बैलेंस शीट में 1 साल में मूवमेंट कुछ नहीं हुआ है ना। तो क्या करते हैं, जो साल का कॉलम बना रहे उस साल के लिए उसको बेस लेने का। तो अगर 2 साल की आप कॉमन साइज स्टेटमेंट बना रहे हैं 2013 और 14, तो 13 का टोटल 13 के लिए बेस रहेगा, 14 का टोटल 14 के लिए बेस रहेगा। क्या बोलना चाहता हूं मैं यहाँ पे साथ साथ में समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम, प्लीज स्क्रीन की तरफ देख लीजिए। पहले क्या किस में जाएगा? शेयर कैपिटल में जाएगा, शेयर कैपिटल में जाएगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस नाम ही दिया है। ये बोरोड फंड्स करंट लायबिलिटीज नाम ही दिया है, सब कुछ का नाम ही दिया है। क्या लिखूं मैं, हाँ या ना? इधर देखिए, 2 सालों के दिए 31 मार्च 2017, 31 मार्च 20। सोल्यूशन में जाते हैं 17, 18। एक सेकेंड ना, एक और चीज चेक कर लेता हूँ। 17, 18 2 साल है, तो पहले कौन सा साल प्रेजेंट कर रहे हैं सोल्यूशन में? अरे रुको ना, उसका लॉजिक भी बताता हूँ, ये डाउट क्यों पूछ रहा हूँ। 19, 20। तो रियलिटी में हमेशा बैलेंस शीट जब प्रेजेंट होती है, आप कोई भी एनुअल रिपोर्ट खोल के देखेंगे तो नंबर्स कैसे प्रेजेंट होते हैं? पहले करंट ईयर और फिर कंपैरेटिव प्रीवियस ईयर, ठीक है? इन रियलिटी दैट इज हाउ फाइनेंशियल, ऑब्वियसली ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है ये वो भी नहीं है, तो इट्स ओके, ये एनालिसिस पर्पस के लिए है। इसलिए मैं गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में भी वैसे ही फॉलो किया है कि पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर, तो इसलिए मैं वैसे चलने दे रहा हूँ। वरना आइडियली लॉजिकली सोचो, पहले हमेशा क्या देखना चाहोगे? करंट ईयर, फिर बाजू में देखते हैं कि उसका कंपैरेटिव क्या था। अब कोई भी फाइनेंशियल्स उठा के देख लीजिए, किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट, हमेशा पहले क्या होगा? करंट ईयर, बाजू में क्या होगा? सिर्फ कोई रिकंसिलिएशन रहता है ना ओपनिंग टू क्लोजिंग वाला, उसमें पहले पिछले साल का देंगे, फिर चेंजेस का इंफॉर्मेशन देंगे और फिर करंट ईयर आएगा। समझा सबको? बट ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे फॉलो हो रहा है वैसे करेंगे। तो पहले तो बैलेंस शीट अरेंज करने की बात है, स्क्रीन की तरफ देखते रहिए प्लीज। पहले क्या लिखा, उसमें पहले क्या आया? उसमें पहले कितने हैं इस सम में, कौन सा इक्विटी प्रेफरेंस, जैसे 17 के लिए 80-20 है, 18 के लिए भी 80-20 है, हाँ या ना? कोई डाउट इसमें? अभी इस बार क्या किया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, सारे अमाउंट्स एक ही कॉलम में देख रहे हैं। फिर ऐड क्या किया बच्चों? रिजर्व्स एंड सरप्लस 20, और यहां का कितना है? 24। देखा सबने? इससे मुझे शेयर होल्डर्स फंड्स का टोटल मिल गया 120 और 124। डू यू गाइज एग्री? फिर क्या आया, जिसमें सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन है? 40-20 16-36, 40-20 16-36 आया ना? ये 60,000 हुआ, ये 52 हुआ। यहां का फंड्स अवेलेबल 180, यहां का 176, करेक्ट और नॉट? अरे हाँ है ना?
जब 2017 का टोटल के लिए परसेंटेज निकालने जाओगे तो 180 को कितना परसेंट लोगे? 100%। कितना लोगे? और फिर 80,000 डिवाइड बाय 180 44 है ना? 20,000 डिवाइड बाय 180 11, 20,000 डिवाइड बाय 180, फिर 120 डिवाइड बाय 180, 40 डिवाइड बाय 180, 20 60। हाँ या ना? सबको समझा? बट यही चीज जब तुम 2018 के लिए करोगे तो 180 को 100% मानेंगे क्या? 1 मेकिंग सेंस? अरे हाँ या ना? और फिर उसके हिसाब से जैसे 80 डिवाइड बाय 176, फिर 20 डिवाइड बाय, फिर 24, फिर 124, फिर ऐसे करके आपको सारी वैल्यूज मिलेंगी। प्लीज बताइए इजी है या टफ है? अभी ना इसमें एक सिर्फ ट्रिक बताना चाहता हूं। कैल्सी है क्या लोगों के पास? एक बार कैल्सी निकालो। कैल्सी की भी एक ट्रिक बताता हूं और फिर एक विदाउट कैल्सी भी इसको सॉल्व करने की ट्रिक बताता हूं। कोई बात कोई ऑनलाइन ही रहता है ज्यादा। चलो कैल्सी निकाला सबने? देखो अभी सब लोग स्क्रीन की तरफ ध्यान दो। आपको क्या करना है, बार बार जैसे अगर मैं 2017 की बात करूं तो आपको पहले क्या करना है, 80,000 डिवाइड बाय 180 करना है ना, फिर 20,000 डिवाइड बाय 180, फिर 20,000, ऐसे मल्टीपल टाइम्स अलग अलग चीजों को 180 से डिवाइड करना है। पहले तो कैल्सी पे पुराना सब डिलीट कर लो, फोन के कैल्सी पे नहीं होएगा, नहीं होगा। 1 डिवाइड बाय 1,80,000 करो। 1 डिवाइड बाय 1,80,000 किया और 2 बार इंटू इंटू प्रेस करो, है ना? अभी लिखो 80,000 इज इक्वल टू, फिर लिखो 80,000 इज इक्वल टू, लिखो कितना आया? 44.44। अभी रुको रुको रुको, कुछ मत करना। अब 20,000 इज इक्वल टू प्रेस करो। बहुत मारूंगा। फिर 120 इज इक्वल टू करो। आया? लोगों को समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? बेसिकली देखो इधर लॉजिक क्या था, अपने को क्या करना था, इधर देखो। तू तो बेटा रुक। 80,000 डिवाइड बाय 180 इंटू 100 करना था। फिर अपने को 20,000 डिवाइड बाय 180 इंटू 100, हाँ या ना? अपन ने सिंपल क्या किया, ये सारी चीजें चेंज हो रही है, बाकी सब तो हमेशा क्या रहने वाला है। तो मैंने क्या किया, मैंने शायद इंटू 100 नहीं करवाया ना, तो आपको डेसिमल्स में आ रहा है क्या? आई एम रियली सॉरी, वो थोड़ा सा मेरे से एरर हो गया। आइडियली क्या करना चाहिए था हमें, ये सारी चीजें चेंज हो रही है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो आपको जब मैंने बोला 1 डिवाइड बाय 1,80,000 करो, आइडियली आपको करना चाहिए था 100 डिवाइड बाय 1,80,000। सॉरी एक बार चाहिए तो रीस्टार्ट कर लीजिए। 100 डिवाइड बाय 180 कीजिए और फिर 2 बार इंटू इंटू प्रेस कीजिए। 100 डिवाइड बाय 1,80,000 इंटू इंटू किया। अभी 80,000 इज इक्वल टू करो, आया? अब 20,000 इज इक्वल टू करो, आया? समझ रहे हो? तो मैंने क्या किया, इस पार्ट ऑफ, इधर देखो, इस पार्ट ऑफ कैलकुलेशन को जो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट, उसको पहले फीड करके इंटू इंटू प्रेस किया, तो पहले का पार्ट क्या हो गया, कांस्टेंट। अब आप जो भी चीज प्रेस करेंगे वो उसके नेट से मल्टीप्लाई होकर आपको इक्वल टू में आंसर दिखेगा। तो बार बार कैल्सी पे वो पूरा पूरा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। सबको समझा? दिस विल बी हेल्पफुल जब आप सीए इंटर कर रहे हैं या फाउंडेशन में किसी ना किसी और अकाउंट्स के सम में काम आएगी। ये कांस्टेंट का फंक्शन है कैल्सी में, कैसे यूज करते हैं सबको समझा? 2 बार इंटू करने से ही वो कांस्टेंट होता है। तो एक बार करके 80,000 प्रेस करेगा तो फिर अगली बार वो वैल्यू नहीं आएगी, समझ रहा है? 2 बार इंटू प्रेस करना ही वो कांस्टेंट फंक्शन को एक्टिवेट करने का मेथड है। सबको समझा है अच्छे से? अच्छा अभी इधर देखो, अभी तुम्हारे पास तो इस 12वीं के एग्जाम में कैल्सी है नहीं, गरीबी है यहाँ पे, तो अपन कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं? पहले तुमने 80 डिवाइड बाय 180 किया एक बार,
मिल गया 44.44, ये लिख के तुमने मेहनत से किया। अब अगली बार 20 डिवाइड बाय 180 मत करो, क्या करो, 20,000 80,000 का कितना है, 1/4 है, तो ये 44.44 है, तो ये 11.11 होगा। ज्यादा एक्साइटेड हो गया। कहने का अर्थ ये है कि अगर नंबर्स में कुछ रिलेशन है 1/3 1/4 का, तो उसको भी यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? कहीं ना कहीं ये आपका कैलकुलेशन का एफर्ट थोड़ा डिक्रीज करने का पोटेंशियल रखता है। मैं नहीं कह रहा गारंटीड एग्जाम में काम आएगा, बट काम आता है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उससे हाँ मत करते रहना, लिख लेना। ये पूरा बेंच ओवर एक्टिंग वालों का है। ये सब लोग शाहरुख खान की पिक्चर देख के बोलते हैं वाह क्या एक्टिंग की है। चलो, सबको समझा अच्छे से? गाइस आगे का पार्ट फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स और वर्किंग कैपिटल बहुत इजी है वो तो, और फिर उनके टोटल ऑब्वियसली वो 100% लेके कंप्यूट कर लिया। कुछ डिफिकल्टी है? लिख लीजिए नोटबुक में। क्यों? अच्छा रुको, मेरे को देखने दो, इस पे बेस्ड एक और सम है तो तुम लोग वो कर लो। अच्छा, 6th और 7th का रूलिंग है गाइस, 6th और 7th का रूलिंग ऑलरेडी है, तो यार 6th वाला सॉल्व कर लो फिर लिख के, एटलीस्ट समझेगा तुमको। मैं स्क्रीन पे आंसर प्रेजेंट कर रहा हूं, बट आंसर कॉपी नहीं करना है। आप क्या कीजिए, अपने हिसाब से टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है वहां पे सॉल्व कीजिए, और जहां जहां आप अटके रेफर करते जाइए, ठीक है? ऑनलाइन वालों को सबको समझा है अच्छे से? मैंने 2 कैलकुलेशन के भी ब्रह्मास्त्र बताए, यहाँ वालों ने उसकी कोई इज्जत नहीं करी। आई होप ऑनलाइन वालों को उसकी वैल्यू समझी हो। सॉरी यार, बहुत सर्दी है। एक पॉसिबल चीज ये हो सकती है, एक बार स्क्रीन की तरफ देखेंगे क्या सब लोग? उल्टा कुछ अच्छा याद आया तो डिस्कस कर लेते हैं। गाइस सब लोग स्क्रीन की तरफ, इंपॉर्टेंट है, फिर मिस हो जाएगा। प्लीज कंट्रोल करो अपनी बॉडी पे, लिखना छोड़ो, चेहरे को ऐसे उठाओ और आंखें इधर प्रोजेक्ट करो। ऐसा एक सिनेरियो हो सकता है कि समझो करंट एसेट्स जैसे 60,000 है, और समझो करंट लाइबिलिटीज 1,20,000 है, तो ये तो नेट में 60,000 क्या आ जाएगा? नेगेटिव आया कि नहीं आया? लेट्स से ऐसा होता तो 120 + 20 140 - 60, ये नीचे सिर्फ कितना आता? सब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? ऑब्वियसली फिर सोर्सेज ऑफ फंड साइड पे भी 80 ही टोटल होता, वो जाने दो अभी के लिए। फिलहाल ये पार्ट समझा सबको? तो ऐसे केस में परसेंटेजेस कैसे आएंगे? 120 डिवाइड बाई 80 करोगे तो 150 आ जाएगा। अरे हाँ या ना? 20 डिवाइड बाई 80 किया तो कितना आ गया? 25। 60 डिवाइड बाई 80 किया तो 75। 120 डिवाइड बाई 80 किया तो -150। 75 - 150 -75 आता। 150 + 25 - 75 ये 100 होता। सबको समझा? अरे हाँ या ना? मतलब ऊपर के नंबर्स का टोटल 100 से बाहर जा सकता था अगर वर्किंग कैपिटल नेगेटिव में होता तो। वर्किंग कैपिटल में नेगेटिव में होना मतलब कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन खराब है, वो एनालिसिस से आपको समझता। चलूं आगे? चलिए, जितना हो गया, बाकी का आप घर से कर सकते हैं। सबको ये वाला कॉन्सेप्ट समझाना? गाइज मैं अभी बता रहा हूँ, इसमें मैं मोस्ट केसेस में आपको सिर्फ डिस्कस करके आगे बढ़ूंगा। मैं अभी बता रहा हूँ ये चैप्टर आपको घर से ही मेजॉरिटी सॉल्व करना होगा। आई एम जस्ट मूविंग अहेड फॉर नाउ। क्वेश्चन 7 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, स्क्रीन की तरफ, ये रहा आपके सामने। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ नोहा, अरे भाई जाऊ देना। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ नोहा टेक्सटाइल्स लिमिटेड। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले और ये कामचोरी करने से पहले मैं कंफर्म करना चाहता हूँ, लोगों को ऐसा लग रहा है घर से ही आप नहीं कर पाएंगे? ऐसा कुछ चैलेंज लग रहा है क्या इस टॉपिक में? हाँ,
ऑनलाइन वाले भी बता दीजिए। देखो मैं एकदम ऑनेस्टली बता दूं, इसमें मैं मेजॉरिटी सम्स क्लास में करने का टाइम नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपको डिस्कस करवा के हाउ इट इज टू बी डन गाइड करूंगा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है मैं 10-15 घंटे लेके इसमें वेस्ट करूं, बट मुझे लगता है उसमें जीरो वैल्यू एडिशन है। एक बार आप घर से कीजिए, आपके लिए टॉपिक हो जाएगा, है ना। चलिए, तो अभी इधर देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ नोहा टेक्सटाइल्स प्रिपेयर कंपेरेटिव बैलेंस शीट एंड कमेंट अपॉन द चेंजेस। अभी ये कमेंट, अरे भाई नहीं अक्कल है क्या, नहीं समझ में आ रहा है? 4 बार बोल लिया तो क्यों नहीं छोड़ सकता है तू पेन? कमेंट अपॉन द चेंजेस। अब यहाँ पे 2 साल की बैलेंस शीट दी है, बट इस बार क्या बनाने को बोला है? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है, कुछ नहीं करना होता है। दोनों साल की बैलेंस शीट बनाओ, दोनों का डिफरेंस निकालो और वो डिफरेंस का परसेंटेज निकालो, बस। तो इधर देखिए, सिंपल अगर स्टार्ट करें, यहाँ पे सोर्सेज ऑफ फंड्स, पहले प्रोप्राइटर्स फंड्स में, अरे अभी ये अरेंज करना तो तुमको आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बस इस बार फिक्स्ड एसेट्स में देखो, फिक्स्ड एसेट्स लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये 12 लाख माइनस 2 लाख है। यहाँ पे थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है। एक तो 12 लाख माइनस 2 लाख करोगे तो ही 10 लाख मिलेगा ना यार, ठीक है। तो अभी ये देखते हैं इसका प्रेजेंटेशन कैसे। शेयर कैपिटल ऐड रिजर्व्स एंड सरप्लस 3 लाख या 8 लाख आया 2018 का 2019 का, ये 12 लाख, ये 5 लाख, ये 8 लाख, टोटल 13 लाख और 20 लाख। बैलेंस शीट का ये इतना, ये देखो जो पार्ट में बॉक्स में डाल रहा हूं, ये समझा है क्या पहले बताओ? हाँ, ये तो अभी तक जो आपने सीखा है उस पे ही बेस्ड है। अभी कंपैरेटिव में क्या होता है, आपको सिर्फ करना है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। क्या करना है बच्चों? वापस से बोलो। यहाँ पे ये लोग वर्डिंग एब्सोल्यूट चेंज लिखते हैं, मैं इस एब्सोल्यूट चेंज के वर्ड के अगेंस्ट हूँ। एब्सोल्यूट का मतलब होता है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन ना हो। मैं इसको हमेशा सिर्फ क्या लिखाता हूँ, बट मैं शायद गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में भी देखूंगा तो उधर वो लोग वर्ड क्या यूज करते हैं, शायद एब्सोल्यूट चेंज यूज करते हैं। एक बार देख लेते हैं। और एब्सोल्यूट चेंज लिख के फिर नेगेटिव साइन डाल देते हैं। बट ठीक है, तुम भी लिख देना एग्जाम में एब्सोल्यूट चेंज और फिर परसेंटेज चेंज। अभी सिंपल है, शेयर कैपिटल मेरा पिछले साल 5 लाख था, उससे बढ़ के कितना हो गया बच्चों? तो 10 लाख माइनस कितने का चेंज हुआ है? 5 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100 कितने परसेंट का चेंज हुआ है? तो यहां पे आपका फॉर्मूला है करंट ईयर माइनस परसेंटेज चेंज में फॉर्मूला है चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। डिवीजन में डिनोमिनेटर में हमेशा प्रीवियस ईयर लेना, जो बेस होता है ना। 5 लाख से 10 लाख हो गया मतलब 100% से बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? सब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? परसेंटेज हमेशा बेस पे से समझाया जाता है। क्लियर है? ध्यान दे रहा है ना भाई? क्यों लिख रहा था तब? अरे यार क्या है यार, जब मैं बोल रहा हूं तो ध्यान देना। तू भी हीरो क्या? कौन से ब्रांड की टी शर्ट है ये? क्या लेके हाथ में? कॉलेज में काम आता है? तो ये सेम क्लास में हो? क्या फालतू डिवीजन है ये? सब बेकार बच्चों को इस डिवीजन में डाला हुआ है। और कोई है इनके डिवीजन में कॉलेज में? कुछ कुछ अच्छे बच्चे। चलो गाइस इधर देखिए, सिंपल है बस। अरे यार कुछ नहीं करना है कंपैरेटिव में। बैलेंस शीट बनाया, प्रीवियस ईयर करंट ईयर कॉलम्स बनाए, वापस से जितना मेरे को पता है करंट ईयर और प्रीवियस ईयर ऑर्डर होना चाहिए, बट महाराष्ट्र बोर्ड में, और ये तो वैसे भी एनालिसिस पर्सपेक्टिव से जिसको जैसे जमे, बट रियलिटी में जब भी अपन काम करते हैं हमेशा करंट ईयर का कॉलम पहले आता है, प्रीवियस ईयर का बाद में। बट ठीक है, उससे कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगला देखो रिजर्व्स। अभी 3 लाख से कम होकर 2 लाख हो गया कि नहीं हो गया? तो 2 लाख माइनस, तो नेगेटिव 1 लाख आया। नेगेटिव 1 लाख डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100 किया, माइनस 33.33 आया। सबको समझा? 8 लाख से बढ़कर 12 लाख हो गया, 4 लाख का चेंज।
4 लाख डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100 50.00। अभी ये मत करना कि अच्छा शेयर कैपिटल का चेंज 100 माइनस 33 तो ये हो जाएगा 66.67। ऐसा होता है क्या? सोचना भी मत, हर वैल्यू का खुद से कंप्यूट करना चाहिए। सबको समझा? कॉमन साइज में ऐसा नहीं था। कॉमन साइज में ये तीनों का टोटल लोगे तो ये आ जाएगा। कंपैरेटिव में ऐसा होएगा क्या? नहीं, समझे? क्योंकि कॉमन साइज में अपन सेम ही चीज का परसेंटेज ले रहे थे, यहाँ पे तो अपन उनका डिफरेंस ढूंढ के परसेंटेज ले रहे हैं। सबको समझ रहा है? 5 लाख से बढ़कर 8 लाख हो गया। 8 लाख माइनस 5 लाख कितना मिला? 3 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 160। ऐसे सब करते करते आपको सॉल्व करना है। इजी है या टफ? पक्का? मैं देखता हूं कंपैरेटिव का अगर एक और क्वेश्चन है तो वो दूसरे वाला आप लोग से कराता हूं। ये रहा, बहुत ही बढ़िया। प्रश्न क्रमांक 8 मैं चाहूंगा आप लोग स्वतः सॉल्व करें। सिर्फ आपको एक इसमें हेल्प कर देता हूं सॉल्यूशन दिखा के कि देखो किस लेवल पे उन्होंने किया। एक बार सब लोग स्क्रीन की तरफ देखोगे तो देखो जैसे सारी लाइन आइटम्स लिखी है और फिर कैसे कैसे सॉल्व किया है, देख रहे हैं सब लोग? यहाँ पे जैसे शेयर होल्डर्स फंड्स का सब टोटल, बोरोड फंड्स में एक ही था, दोनों मिला के टोटल फंड्स अवेलेबल मिल गया। यहाँ पे फिक्स एसेट्स का टोटल, यहाँ पे क्विक का टोटल, नॉन क्विक, फिर करंट एसेट्स का टोटल माइनस करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल मिला और फिर ग्रैंड टोटल है ना। तो थोड़ा सा अरेंज करके करो, एब्सोल्यूट चेंज ढूंढो, परसेंटेज चेंज ढूंढो। परसेंटेज चेंज 2 डेसिमल तक लिखना है। अगर एब्सोल्यूट चेंज नेगेटिव है तो परसेंटेज चेंज भी नेगेटिव में आएगा कि नहीं आएगा? अरे है ना? कर पाएंगे अभी? प्लीज गो अहेड विद क्वेश्चन नंबर 8 एंड यू मे गो अहेड टू द वॉशरूम। अभी जो हमने फॉर्मेट बनाना सीखा, कॉमन साइज सीखा, कंपैरेटिव सीखा, थोड़ी देर बाद अपन पीएनएल का फॉर्मेट सीखेंगे, फिर कॉमन साइज कंपैरेटिव पीएनएल पे करना होगा। क्या है, क्या टफ है उसमें? ऑनलाइन वालों को समझा है? ट्राई कर पाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 गाइस? बढ़िया, थैंक यू फॉर द ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 7 मैं पीडीएफ शेयर करूंगा प्रथम, उसमें से ले लीजिएगा। क्या है भाई? कैन यू प्लीज सर आफ्टर दिस चैप्टर विल वी स्टार्ट विद सीएएफसी सिलेबस? यस, ये सब 12th में आता है। 12th में भी 12 मार्क्स के लिए आता है। आईजी मतलब क्या फुल फॉर्म होता है? आई गेस ऑप्शन में आता है। सही बोल रहे हैं। ये चैप्टर का सम हम बोर्ड एग्जाम्स में अवॉइड करेंगे सॉल्व करने के लिए, मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें से कभी कभार थियरी भी आ जाता है। तो फिर थियरी आ गया तो मज़ा नहीं आएगा। आप समझ रहे हो? मार्क्स फुल आने का स्कोप चले जाएगा उसमें। और सीए फाउंडेशन के लिए कितने पढ़ने को बोले हैं? तू क्यों वो उन बच्चों के लिए बता रहा है जिनको सिर्फ 12वीं करना है, देखो सीए फाउंडेशन करना है, छोड़ना। इसने मैंने बोला 12th के लिए तुमको तैयारी करनी ही नहीं है भैया, इसीलिए अपना सिलेबस आज क्या 29 जून को अपना सिलेबस हो जाएगा 2.5 महीने में 12th का। बीच में भी एक वीक छुट्टी था, मतलब इफेक्टिवली 2-2.5 महीने में अपन ने पूरा 12th का सिलेबस। और मैं तो ऐसा मानूंगा कि मैंने कोई भगाया नहीं है, सब शांति से करा एक्सेप्ट दिस टॉपिक, बट ये डिजर्व ही ऐसा करता। हाँ बहुत पहचान है। हाँ तू जाके मेरा नाम ले, हो जाएगा।
इतना पहचान है, मुझे जाने की भी जरूरत नहीं है, कॉल करने की भी जरूरत नहीं है, तो सिर्फ मेरा नाम ले, देखो सीधा प्रिंसिपल के पास ही ले जाएंगे। भाई देखो क्या पागल क्या बोल रहा है इसको, देखो प्रिंसिपल के सामने बिठाएंगे और प्रिंसिपल पूछेगा क्या, बोलिए सर क्या बोलना चाहते हैं आप। एनएम में यार डर तो लगता था टीचर से, मतलब ये भी यहाँ पे जितना हीरो बनता है ना, उधर भीगी बिल्ली की तरह घूमता होगा। ऑब्वियसली खौफ है उधर टीचर्स का भैया। क्या तेरा खौफ तो होगा ही, लोग सोचते होंगे आके जोक सुना देगा। अभी मेरे को कुछ सुनना ही नहीं है, देख लो स्क्रीन पे सोल्यूशन चेक कर लो लोगों का जितना हुआ है उतना। शेयर होल्डर्स फंड्स 3,80,000 4,70,000 है। हाँ, टोटल फंड्स अवेलेबल 4,40,000 5,21,000। फिक्स एसेट्स 2,13,000 और 3,63,000 और इवेंचुअली वर्किंग कैपिटल आता है 227 और 158। ठीक है, बाकी तो आपको प्लस माइनस करके डिवाइड करके परसेंटेज ढूंढना तो आता ही है, राइट। प्लीज याद रखिए, कोई वैल्यू अगर नेगेटिव में है, मतलब करंट ईयर इज स्मॉलर देन प्रीवियस ईयर, तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके आंसर नेगेटिव में लिखेंगे। नेगेटिव में माइनस साइन डालने के बदले ब्रैकेट भी बना सकते हैं, उल्टा ज्यादा सुंदर लगता है वैसे, और उसका परसेंटेज भी नेगेटिव में आएगा। 9,000 डिवाइड बाय 60,000 इंटू 100। सबको समझा? ऊपर सबने ये फॉर्मूला लिखा है ना, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर और वहां पे चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100, करेक्ट। ये याद रखना फॉर्मूलाज गाइस। चलिए वी विल नाउ प्रोसीड फर्दर प्रश्न क्रमांक 9 की ओर, जो आपके लिए क्या है, अभी 10th क्वेश्चन, नहीं सॉरी एक्सरसाइज 2 गाइस। अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी यही सब चीजें किसके लिए करनी है, पीएनएल के लिए। तो इधर देखिए, यहां पे एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट दिया है, नीचे उसके पीएनएल अकाउंट भी दिया है, देख रहे हैं सब लोग। अभी आपको क्या बोला गया है कि उसको वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। प्लीज सब लोग स्क्रीन की तरफ देखिए। अभी वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसा है, बहुत सिंपल है। पहले लिखने का कैश सेल्स, फिर क्रेडिट सेल्स आपको मिल जाएगा, टोटल सेल्स, टोटल ग्रॉस सेल्स मिलेगा, उसमें से डिडक्ट करो सेल्स रिटर्न, आपको क्या मिल जाएगा, नेट सेल्स, ठीक है। हाँ, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो गया आपका। क्या हो गया, उसमें से लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये और कुछ नहीं है, बेसिकली आपका ट्रेडिंग अकाउंट का समरी है। क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट का सब कुछ डेबिट माइनस क्रेडिट यहां पे कर देने का, सेल्स के अलावा, क्योंकि सेल्स आपने ऊपर लिख दिया है, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, अच्छे से सब लोग हाँ या ना, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे है, ओपनिंग प्लस परचेजेस, परचेजेस को बस स्प्लिट कर दिया कैश और क्रेडिट में, अगर वो इंफॉर्मेशन दी हुई है तो, नहीं हुई है तो यहां पे भी जैसे सीधा आपका स्टार्ट कहां से होएगा, ग्रॉस सेल से। कहां से स्टार्ट होएगा, सबको समझा, कैश और क्रेडिट का स्प्लिट है तो दिखाओ, वरना कोई बात नहीं। टोटल आ गया, लेस क्या करोगे, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड्स, ऐड करोगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो बाकी खर्चे होते हैं ट्रेडिंग में, जैसे यहां पे 2 लाख का ये खर्चा था कि नहीं था, अरे हाँ है ना, वो खर्चे ऐड कर दिए, ठीक है। लेस क्या किया, तो ये मिला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका ये मतलब है, ये जो माल हमने 40 लाख में नेट बेचा, उसको बनाने में हमको कितना खर्चा लगा, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
वही आपका ट्रेडिंग अकाउंट प्रेजेंट करता है ना यार, इसलिए आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, और अगर आपने सही बनाया है तो ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां के ग्रॉस प्रॉफिट से क्या हो जाएगा, मैच। सबको समझा है क्या? इधर देखो स्क्रीन की तरफ, ये इंफॉर्मेशन पहले लिखी, फिर ये ये माइनस, और ये मिल जाएगा आपको। क्या कहा है ये, मैंने क्या कहा एक बार मैं समझा देता हूं। दिस इज योर 1, ये आपने पहले लिखा, दिस इज योर 2, दिस माइनस दिस, हाँ है ना, this is cogs, and you will get what, GP, that is the third part. Please बताइए, do you guys agree to this? हाँ, ऑनलाइन वाले भी प्लीज कंफर्म कीजिए सबको समझा है वर्टिकल में कैसे प्रेजेंट किया मैंने, बढ़िया। अभी इसके बाद इधर देखो P&L में क्या क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है, उसके बाद कुछ ऑपरेटिंग, अदर ऑपरेटिंग इनकम है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। अदर ऑपरेटिंग इनकम मतलब कैसा, जो मेन धंधे से ही रिलेटेड है, जैसे कुछ कमीशन आया हो या ऐसा कुछ, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब कुछ बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है, इंटरेस्ट आया हो पैसा इन्वेस्ट करके, वैसा कुछ, समझे। दो टाइप की इनकम होती है, ऑपरेटिंग, अदर ऑपरेटिंग इनकम। देखो मेन तो अपना वही है जो सेल्स किया, उसके अलावा कुछ ऐसा है जो बिजनेस से एंसिलरी है, मतलब उस बिजनेस के साथ ही करते हैं अपन, उससे रिलेटेड है, तो उसको क्या बोलते हैं, अदर ऑपरेटिंग इनकम। क्या बोलते हैं? और कुछ ऐसा है जो बिल्कुल भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सबको समझा? अदर ऑपरेटिंग इनकम का एग्जाम्पल मैंने दिया आपको कमीशन, हाँ, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम का एग्जाम्पल दिया इंटरेस्ट, ठीक है। और ज्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। खर्चों में ये सारे खर्चे मैं आपको जब फाइनल अकाउंट्स पढ़ाया था तब बता चुका था। ऑफिस एंड एडमिन का खर्चा क्या होता है, हाँ, उधर का रेंट आ गया, लोगों की सैलरीज आ गई, डायरेक्टर्स का आ गया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको पता है, गुड्स प्रमोट करने से रिलेटेड और गुड्स को कस्टमर तक डिलीवर करने से रिलेटेड। फिनेंस एक्सपेंसेस मतलब बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट कॉस्ट, ये सब आ गया। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो बिल्कुल भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स आ गया और इससे आपका नेट प्रॉफिट आ गया, हाँ है ना। अब इसको तो अपन करेंगे ना, एग्जाम्पल्स करेंगे। तो इधर देखो, अभी यहां तक तो सब मेरे साथ थे कि नहीं साथ थे? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद फिर क्या लिखने का, लेस, जिसमें क्या क्या आएगा, ये तीन चीजें आ जाएंगी यहां से, देखा आपने, हाँ या ना। तो ये तीनों को यहां पे लेस किया, कितना मिला, 10 लाख। इसमें ऐड किया अदर ऑपरेटिंग इनकम, जिसको ये लोग क्या बोल रहे हैं, ऑपरेटिंग इनकम। एग्जाम्पल में क्या क्या दिया है देखो, कमीशन रिसीव मैंने भी बोला, और डिस्काउंट रिसीव्ड और दिया है यहाँ पे। डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब क्या, अपन यार अर्ली पेमेंट की वजह से कुछ डिस्काउंट, वो भी बिजनेस से रिलेटेड ही हो गया कि नहीं हो गया, उसका उसने यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है ना। देखो ये तीन चीजों में क्या आएगा वो तो आपको पता ही है, मानते हो कि नहीं मानते हो। अभी इसने मेरे को बोला कि सर वो कैसे करना रहेगा, तो कोई बात नहीं, अगर देखो सैलरी दिख रहा है तो ऑफिस एंड एडमिन की हेडिंग डाल के नीचे सैलरी, रेंट वेंट कंबाइन करके टोटल ले लेना। कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या लेगा, एडवर्टीजमेंट, डिलीवरी वैन के खर्चे, ये वो सब, कैरेज आउटवर्ड, है ना। फाइनेंस एक्सपेंसेस में क्या लेगा, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट कॉस्ट, ऐसा सब ले लेगा कि नहीं ले लेगा, तो तू बना सकता है ना। अदर ऑपरेटिंग इनकम में थोड़ा डाउट रहता है, उसका एग्जांपल हमने यहां पे लिख दिया है, इवन दो इस सम में वैसा था। 50,000 आ गया, टोटल कितना हो गया बच्चों, ये इनकम थी इसलिए क्या की हमने, फिर उसके बाद ये 10,50,000 के बाद हम लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग जो अभी बिल्कुल भी धंधे से रिलेटेड, समझे। तो लेस में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, इवन दो इस सब में उसका नेचर बोला, क्वेश्चन में हमने यहां पे सिर्फ क्या देखा, वर्ड क्या यूज किया है, सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग में क्या है वो बताया। फिर भी हमने यहां पे उसको कैसे किया, उसका एग्जांपल्स दिए।
कोई फिक्स्ड एसेट बेचा उसमें लॉस हो गया, इन्वेस्टमेंट्स में कुछ लॉस हो गया, या कुछ राइट ऑफ किया है या ना, डेप्रिसिएशन इसमें नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन आपका अगर असेट ऑफिस से रिलेटेड है तो यहाँ पे जाएगा, डिलीवरी वैन से रिलेटेड है तो इसमें जाएगा, और फैक्ट्री से रिलेटेड है तो यहाँ पे जाएगा। समझा? आइडियली नॉन कैश है, नॉन ऑपरेटिंग नहीं है वो। बोल ठीक है। तो ये एग्जांपल्स दिए, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर कुछ राइट ऑफ्स रहे तो वो यहाँ पे लेस हो गया, 7.5 लाख बचा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको, इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम, कोई प्रॉपर्टी है, कोई एसेट बेचा या कोई इन्वेस्टमेंट बेचा, ये सब हमारा मेन धंधा होता नहीं है। कहीं इन्वेस्ट किया तो उससे डिविडेंड भी आया, वो सारी इनकम ऐड कर दोगे। इवन दो अभी वापस से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में ये सब है क्या इस बार, आपको समझाने के हिसाब से, ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसने हमने यहाँ पे लिख के दिया है। कितना आ गया? 9 लाख आ गया। दिस इज योर क्या है बोलो, लेस क्या करेंगे, क्या मिल जाएगा, और ये आपका उधर के नेट प्रॉफिट से टैली हो जाएगा। इजी लगा, टफ लगा? एक बार वापस से फॉर्मेट देखेंगे सब लोग साथ साथ में। पहले क्या आएगा? कैश सेल्स, फिर टोटल क्या मिला, लेस क्या करेंगे तो क्या मिला। अच्छा, अगर कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स नहीं है तो सीधा कहां से स्टार्ट होएगा? डू यू गाइज अग्री? ठीक है। नेट सेल्स में से लेस क्या करते हैं? शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉग्स। कॉग्स का फॉर्मेट क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक एंड ऐड अदर एक्सपेंसेस। हाँ या ना? वो अदर एक्सपेंसेस उसने पहले ऐड कर दिए होंगे, इट्स ओके। हाँ या ना? ओपनिंग स्टॉक तो आपको पता है, परचेजेस में कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस माइनस रिटर्न्स। हाँ या ना? एक्सपेंसेस में जो भी ट्रेडिंग में डेबिट साइड पे दिए हुए हैं वो ऐड कर दो बचे हुए, और लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक। हाँ या ना? नेट मिल जाएगा कॉग्स का नंबर, उसको नेट सेल्स से माइनस करोगे, क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा बच्चों? ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां से टैली हो जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट से। आगे बढ़ेंगे, लेस क्या करने होते हैं उसमें? क्या क्या 3 चीजें आती है? पहला, फिर ठीक है, ये तीनों लेस करेंगे, जो मिलता है उसको क्या, वो ठीक है, उसको कुछ नाम नहीं दिया है, उसमें ऐड कर देंगे अदर ऑपरेटिंग इनकम, जो एग्जांपल्स क्या क्या है, और इसको बोलते क्या है बच्चों? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है ये जो मेरा मेन धंधा है उससे रिलेटेड ये प्रॉफिट है। हाँ या ना? उसमें ऐड क्या करेंगे? सॉरी, लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जांपल क्या है? ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम के एग्जांपल? सब लेस ऐड करके अभी सब खर्चे वच्चे कंसिडर हो गए, जो मिलेगा वो है नेट प्रॉफिट, उसमें से लेस करेंगे इनकम टैक्स तो मिलेगा नेट प्रॉफिट। ब्रॉडली समझा है सबको? इवन तो अपन ने इतना डेप्थ में समझा है, जो आप सम्स करेंगे वो इससे बहुत बेसिक है, बहुत बहुत ज़्यादा बेसिक है। तो आपको, क्योंकि यार कैसा है ना, अभी जैसे इसने डेप्रिसिएशन का पूछा, ऐसे 50 चीज़ें हैं जो बहुत डेप्थ में डिस्कस करनी चाहिए, बट वो अपन नहीं करते हैं। 10th सम मैं से सोल्यूशन से एक बार डिस्कस करके आपको दिखा रहा हूँ फॉर योर बेनिफिट, फिर आप लोग स्वतः, ये देखो ये है सम का सोल्यूशन। वही बोल रहा, सब नहीं आता है ना भाई, इसलिए तो। बट आरडीडी तो आएगा, तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन है? आरडीडी अगर आता है तो तेरा आइडियली आरडीडी किस में जाना चाहिए? मेरे हिसाब से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जाना चाहिए, बट अब यहाँ पे किस में करते हैं वो देखना पड़ेगा। मतलब मैं तुमको सीए इंटर का जो मेरे को रिकलेक्ट हो रहा है, बहुत साल पहले पढ़ा है, वो उससे बता रहा हूँ, बट अब ये इसमें किस में डालते होंगे वो अपन को देखना पड़ेगा। बट वैसे सम्स ही नहीं है, तो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में जाके देखेगा तो जो पीएनएल वाले सम्स है वो बैलेंस शीट वाले से भी बहुत छोटे हैं। देखो ये क्वेश्चन है, क्या बोलूँ मैं, और ये आंसर है। अभी है वैसा ये चैप्टर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं भरोसा नहीं कर पाता हूँ कि इतने, मतलब ये चैप्टर
ट्वेल्थ के स्टैंडर्ड के हिसाब से भी कम एफर्ट से, मतलब मैं तो मानता हूँ ट्वेल्थ में वैसे ही एफर्ट नहीं है, बट इसमें तो और भी नहीं है। और बट मेरे को तो मेन रिस्क को थियरी वाला लगता है कि इसके भरोसे गए और थियरी आ गया तो यार फुल मार्क्स नहीं आएंगे, कुछ भी मार्क्स नहीं आएंगे कई लोगों को तो चलें आगे। तो अभी ये देखिए प्रश्न क्रमांक 10, सब लोग स्क्रीन की तरफ। कन्वर्ट ट्रेडिंग एंड पीएनएल इनटू वर्टिकल। सेल्स दिया है, कुछ रिटर्न्स विटर्न्स नहीं है, तो सीधा कौन सी सेल्स हो गई? नेट सेल्स। रिटर्न्स भी हो चुका है ना इसमें से, है ना, तो यहाँ पे सीधा सेल्स ही लिखा है क्योंकि मल्टीपल वर्ड्स ही नहीं है, बट आप समझ लीजिए ये है कौन सी सेल्स। मानते हो ये बात? जब भी आपको एक नंबर दिया है मतलब उसने सब कुछ करके दिया है कि नहीं किया है? ठीक है। लेस क्या किया? ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेजेस, ऐड वेजेस माइनस, यही किया है कि नहीं किया है भैया? 11 माइनस 9 2 लाख मिला, ये 2 लाख क्या हो गया? लेस क्या करना है? ऑफिस एंड एडमिन, सेलिंग और फाइनेंस। ऑफिस एंड एडमिन हेडिंग लिख के ऑफिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हेडिंग लिख के सेलिंग। तीनों का टोटल लेस किया 30,000 नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट सिर्फ वर्ड यूज किया, बिफोर आफ्टर टैक्स नहीं यूज किया क्योंकि कुछ बोला नहीं है। बस टफ लगा? अगर टफ लगा किसी ने हाँ बोला तो मैं एक चांटा तो मार ही देता, आज मैं देख लेता जो भी लीगल इम्प्लीकेशन होता उसका, है ना। क्लास में से ही कुछ बच्चे बोलते नहीं सर कोई बात नहीं आपने मारा, सही मारा। उसके पेरेंट्स भी आके बोलते, मैं उनको भी बोलता 5 मिनट बैठो ये मैं आपको समझाता हूँ। ये सब में उनके, मैं कोई पुलिस वाला भी आता उसको बोलता तू भी 4 मिनट बैठ, ये सब समझ तू मेरे को बता। इस पे बच्चे ने बोला टफ है, वो अपना डंडा निकाल के उस बच्चे को मारता, बोलता तू 12वीं तक पहुंचा कैसे, पहले ये बता, तूने कुछ तो फ्रॉड किया है 10वीं में, 8वीं में, 9वीं में। अरे बोलो अभी भी टफ लगाओ तो बोल दो, शर्माओ मत, पक्का? बच गए साले। क्या क्या कर रहे हैं? पढ़ ले वरना स्टेशन पे सब करके पैसे कमाने पड़ेंगे। चलो जल्दी से सब लोग प्रश्न क्रमांक 10। मैं कभी भी ऐसा कुछ बोलता हूँ ना उसको सीरियसली मत लेना, बट एक चीज मैं स्ट्रांगली मानता हूँ, पढ़ाई फिर भी करनी बहुत जरूरी है। वापस से काफी लोगों के पेरेंट्स के पास इतना पैसा रहेगा वो लाइफ टाइम नहीं पढ़ेंगे तो भी पेरेंट्स मजे करवा सकते हैं। दैट डज नॉट मीन आपको पढ़ाई नहीं करनी, ठीक है? प्लीज पढ़ाई कीजिए, करना लिखना। मेरे एक अंकल हैं, उनका चेन का बिजनेस है, ऐसे ये जो जिप लगती है ना अपने पैंट्स में से, वो सप्लाई करते थे। तो उनका एक बेटा पहले बिल्कुल नहीं पढ़ता था, अभी तो मतलब वो भैया काफ़ी बड़े हो गए, वो पढ़ के मतलब बहुत, उन्होंने तो अपना बिजनेस बहुत चीज़ में एक्सपैंड करके बहुत सक्सेसफुल हो गए, बट वो बिल्कुल नहीं पढ़ता था। तो वो गोरेगांव में रहते थे, मतलब देख लेना ये थोड़े साल बाद गोरेगांव स्टेशन पे चेन बेचता नजर आए। खुद तो दुकान से बेचते थे बट लड़के के लिए ऐसा होता। तो वो भैया ने उनको जैसे गलत प्रूफ किया है, आई होप इस सब इंसल्ट के बाद आप मुझे वैसे रॉन्ग प्रूफ करें। बोले सर डिस्पाइट एवरीथिंग दैट यू सेड, सी व्हाट वी हैव बिकम एंड आई विल स्टिल बी हैप्पी ऑनेस्टली। हाँ क्या? आई डोंट थिंक वो भैया ने अपने डैड को ऐसा बोला रहेगा, देखा। बट ये पीएनएल ज्यादा इजी था या बैलेंस शीट ज्यादा इजी था? बहुत ज्यादा इजी है, सो कुछ है ही नहीं। और बस सम्स में इतना ही पूछते हैं जितना ये सब में अपन ने प्रेजेंट किया है ना, थोड़ा बहुत एक टैक्स का और आ जाएगा बस एक आध सब में शायद, आई थिंक नथिंग मोर देन दैट। ऑनलाइन वालों को भी अच्छे से समझा है क्या?
ना तो कोई बोलेगा ही नहीं। और टैली का नंबर वंबर दिया है फाइनल मैम ने, क्या होएगा? सर्विस सर, सर्विस सर, या इतना स्ट्रेस तो मैं सर्विस सर। हेलो। आपको आवाज आ रही है? कार्तिक सर बोल रहा हूँ। हाँ सर आपको बोलिए आवाज ना। सर एक्चुअली कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है। 9 o'clock को FIJC वालों को भी सेम जूम आईडी दिया गया है जो आपका जूम आईडी है। ओके सर, तो मैं ऐसा करूँ, आपको दूसरा जूम आईडी प्रोवाइड करवा दूँ? सर मैं वहाँ पे बात करता हूँ, चलो ना, कोई बात नहीं। वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पे ज्वाइन हो गए तो मर्ज हो गया सब, दैट्स वाई। तो ओके ओके ओके। मैं उनको खाली सर मैं अनाउंस कर देता हूँ कि वो दूसरे आईडी पे ज्वाइन करें। मैं इसको या बात करता हूँ, आदित्य से बात करता हूँ सर। ओके सर, नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू, हाँ। थैंक यू। FIJC के जो स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए गाइस, गिव अस 1-2 मिनट्स, we'll share the other Zoom ID on the group, okay? I guess Arjun, you are from FIJC. We just share it, okay? अरे बैठो, चलो, क्या टाइम पास कर रहे हो? बस जल्दी से। देखो 11th वाले में एक चेंज, ये ट्रेडिंग PNL को इसमें बोला गया है कि इसको कॉमन साइज में कन्वर्ट करना है। एक सेकेंड यार, मेरे को ये देखो जल्दी से गाइस, इधर देखो, मैं 1 मिनट में ये डिस्कस कर रहा हूँ 11th वाला, ये आप घर से बना सकते हैं। पहले 2 कॉलम बनाना तो आपको आता है। अभी कॉमन साइज में हमने बैलेंस शीट में क्या सीखा था कि हम बैलेंस शीट के टोटल को बेस ले रहे थे, तो यहाँ पे कोई ना कोई नंबर को तो 100% लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? तो दैट नंबर इज सेल्स का नंबर। नेट सेल्स के नंबर को हम 100% लेते हैं। किसको किसको? तो अगर ग्रॉस सेल्स होता तो नेट सेल्स अगर 100 है तो हो सकता है ग्रॉस सेल्स 105 107 आता। ये याद रखना, नेट सेल्स को क्या लेना है? 100, और बाकी सब चीजें फिर उसके हिसाब से एक्सप्रेस की जाएंगी। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? तो 11th सम होमवर्क है, यहाँ पे 12th सम की ओर हम बढ़ रहे हैं। इसमें 12th सम में कॉमन साइज बोला है। मेरे को एक बार बात करके आने दीजिए। अच्छा गाइज, आई एम रियली सॉरी, एक अर्जेंट काम से मेरे को 2 मिनट बाहर जाना पड़ा था। पहले तो मैं एक बार पूछना चाहूँगा गाइज, 11th वाले का जो मैंने डिस्कस किया वो सबको समझा? मैं फिर से एक बार 11th वाला रिपीट कर रहा हूँ, सब लोग स्क्रीन की तरफ देखेंगे। अरेंज करना इज नॉट द डिफिकल्ट पार्ट, आई नो यू गाइज हैव अंडरस्टूड दैट, राइट? दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्रीवियस सम इन टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट। द इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस हियर इज कि कॉमन साइज के लिए, कोई भी कॉमन साइज में सबसे पहला सवाल क्या होता है? सर बेस क्या चीज को लेना है? क्या सवाल होता है? क्योंकि जिस चीज को बेस लोगे उसको 100 लोगे, एंड एवरीथिंग एल्स will be expressed in relation to that. What is the most sensible number to be taken as base in a common size? It is net sales. क्यों? क्योंकि एज अ बिजनेसमैन आप कोई भी चीज का एनालिसिस करेंगे ना तो सेल्स से रिलेट करके करेंगे। आप क्या बोलेंगे? अगर मेरी सेल 100 रुपए है तो मैं सैलरीज कितनी दे रहा हूँ? अच्छा 15 रुपए दे रहा हूँ, ठीक है, 15 रुपए सही है, 15% ऑफ सेल्स। मेरा कॉक्स कितना है? 40%। अच्छा हाँ, शार्क टैंक में जाएंगे तब आपसे पूछेंगे ना कि GP रेशियो क्या है आपका, तो आप सब चीज किससे रिलेट करना चाहते हैं? सेल्स। तभी आपको समझना है ना पर यूनिट क्या प्रॉफिटेबिलिटी है और क्या चीजें मेक सेंस कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, है ना? इसलिए हम सेल्स को क्या लेते हैं बच्चों? 100% लेते हैं। ये वाला सम अभी मैंने नहीं करने को बोला था आपको, ये होमवर्क वाला पार्ट है 11th सम, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे अभी मिस्टेक बस ये क्या है, इन्होंने सिर्फ क्या बोला है? वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। इसको आप कॉमन साइज भी कर लीजिएगा, ठीक है ना? इसमें प्रैक्टिस हो जाएगा। सबको समझा? कोई डाउट इसमें? अभी 12th सम जो मैंने आपको करने को दिया था, 12th सम में क्या था? कॉमन साइज था, सेल्स, कॉग्स और सिर्फ ये 4 ही चीजें दी है। तो देखो अरेंजमेंट देखो, सेल्स माइनस कॉग्स मिला GP माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सीधा मिल गया नेट प्रॉफिट। देख रहे हैं सब लोग? अभी
2017 के लिए सेल्स कितनी है, 2 लाख, वो उसका बेस बन गया, उसको 100% लिया, तो 1.5 लाख कितना हो गया, 75, 50 हो गया, 25, 4000 हो गया, कितना 6000 हो गया, कितना है ना, इजी या टफ? लास्ट बेंच बेटा आपको समझा? आप अभी भी उसमें ही है या वापस आ गए हैं? आ गए हैं। यहां पे 2.5 लाख बेस हो जाएगा, 2.5 लाख को 100 लिया तो 170 कितना, फिर ये 80 तो ये माइनस करके भी मिल जाएगा, बट सारी चीजों को किससे डिवाइड करना है, 2,50,000 से, 2.5 लाख से, 6000 डिवाइड बाय 2.5 लाख इंटू 100, 1000, 7000, 73। सबको समझा? इजी है या टफ है? इजी। चलिए कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब मैं कह रहा था पीएनएल वाले सम्स और इजी होंगे, दिस इज व्हाट आई मेंट। फेंक दिया मैंने वो पेंसिल, उसको जिंदा रहने का अधिकार नहीं था। ये तेरे पास है क्या वो पेंसिल? चिंता मत करिए, पेंसिल कोई चुराएगा नहीं। उससे उसकी वैल्यू डबल हो गई है, 10 पैसे से 20 पैसे। कभी भी नहीं आती थी, जैसे उसने मेंटेन कर रखी है इसलिए। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। 12th सम हो गया, 13th होमवर्क है, 14th देखिए गाइस। शांत शांत शांत, अभी सब लोग शांत हो जाओ। अभी ये सम में थोड़ा सा ट्रिकी चीज है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है, बट आपको ना देखो सेल्स और सेल्स रिटर्न दिया है, बट कॉग्स नहीं दिया है, सीधा जीपी रेशियो दिया है। मतलब कुछ नहीं है ऐसा, बट बोलने के लिए कॉम्प्लिकेटेड है। देखो सिंपल है, 2018 2019, यहां पे देखो कौन सा सम है, 14th, ठीक है, 2018 2019। अभी सेल्स पहले कितना दिया है 2018 का, और रिटर्न्स कितना दिया है, तो हमने लिखा 6 लाख माइनस 1 लाख, नेट सेल्स कितना है बच्चों, 5 लाख आया है ना। जीपी रेशियो 40% बोला है, इसका क्या मतलब है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 40% ऑफ सेल्स। जीपी रेशियो 40% है, क्या मतलब है गाइस? अभी नेटवर्क इशू हो रहा है क्या किसी को, सबको सुन रहा है ऑनलाइन वालों को? हाँ थोड़ा सा इंटरनेट का कनेक्शन का इशू है, थोड़ा सा, मेजर नहीं है, चिंता मत करो, हो जाएगा। तो यहां पे जीपी रेशियो 40% है का क्या मतलब है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 40% ऑफ सेल्स। ये बात समझिए ऑनलाइन वालों को सबको, ग्रॉस प्रॉफिट इज 40% ऑफ सेल्स। कोई भी चीज का रेशियो दिया हो, मतलब वो रेशियो किस में से एक्सप्रेस करते हैं, सेल्स में से। वो भी कौन सी सेल्स में से, नेट। अभी तो सिखाया, कौन ग्रॉस बोला, एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स। तो यहां पे हमारी नेट सेल्स कितनी है बच्चों, तो जीपी उसका 40% है, मतलब 2 लाख हो गया कि नहीं हो गया, अरे हाँ है ना। तो कॉग्स मुझे बैलेंसिंग फिगर मिल गया 3 लाख। इजी टफ, सबको समझा? हमने ऊपर ग्रॉस सेल्स लिखा, रिटर्न्स डिडक्ट किया, नेट सेल्स ढूंढा, लेस कॉग्स करना होता है, जो नंबर मुझे पता, उसके बाद मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। वो परसेंटेज पता है, 5 लाख का 40% तो कितना हो गया, 2 लाख, तो बीच का बैलेंसिंग फिगर 3 लाख मिल गया कि नहीं मिल गया। लेस क्या करने हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो यहां पे दिए, ऑफिस एंड एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया, 1 लाख डिडक्ट किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल गया, ऐड किया अदर इनकम, लेस किया अदर, सॉरी लेस एक्सपेंसेस ऐड इनकम, ऑर्डर वही फॉलो करो यार जो दिया है, आई एम रियली सॉरी, मैंने पहले ऐड इनकम बोला, लेस एक्सपेंसेस बोला। आइडियली मार्क्स कटने का रिस्क रहेगा,
ठीक है, रियलिटी में मेरे से पूछेगा कि ये मैटर नहीं करता, वापस ये एनालिसिस वाला है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया। क्वेश्चन क्या कहता है, टैक्स रेट कितना है बच्चों, देखो तो 50% ऑफ टैक्सेस, 50% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 120 का 50%, 60,000 टैक्स दे देंगे तो 60,000 नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। हाँ या ना, इजी है या टफ है? यही सेम अरेंजमेंट यू विल डू फॉर 2019। फिर क्या ढूंढेंगे, जो एक्चुअली एब्सोल्यूट, जो सिर्फ चेंज है, विच इज 4.5 लाख माइनस 6 लाख, कितना मिला, -1.5। -1.5 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर ना, तो चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100, -25 आया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जहां पे चेंज 0 आ रहा है वहां पे यहां पे भी कुछ आने वाला है ना। क्या लगा, इजी लग रहा है, पक्का? कुछ चैलेंज नहीं है तो आगे बढ़े इस पे से, ठीक है। चलिए, वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, यू कैन डू दिस एज होमवर्क। सबको ये जीपी रेशियो और टैक्स रेट वाला पॉइंट समझा? बाकी कंपैरेटिव बनाने तो आपको आता ही है, करेक्ट? 15th भी होमवर्क है, एंड वी नाउ रीच रेशियो एनालिसिस। अभी यहां से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला पार्ट है गाइस, 2 कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है इस चैप्टर में, मतलब रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड, विच इज रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्क्रीन की तरफ देखिए प्लीज। रेशियो एनालिसिस क्या मत होता है, पहले तो रेशियो क्या होता है, कोई भी 2 नंबर का रिलेशन, अगर वो फाइनेंशियल नंबर्स हैं तो वो फाइनेंशियल रेशियो हो जाता है। रेशियो की मदद से आप कुछ एनालिसिस करते हैं, जैसे पिछला सम अगर लेते हैं, पिछले सम में यहां पे जीपी रेशियो 40% और 50% दिया था। इससे क्या समझता है, 2018 से 2019 में हमारा जीपी रेशियो बेटर हो गया है, तो मे बी हमने प्रोडक्शन में कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन किया होगा, या कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस बढ़ा होगा। इस तरीके से रेशियो को एनालाइज करके आप समझने की कोशिश करते हैं क्या बेटर हुआ है, क्या खराब। अरे हाँ है ना, बस यही है रेशियो एनालिसिस। चलूं आगे, तो अभी वो कौन से अभी ये जो रेशियोज हैं, कौन से रेशियोज क्या टाइप के एनालिसिस के लिए यूज होते हैं, वो सब समझना पड़ेगा। उन सभी रेशियोज के फॉर्मूला समझने पड़ेंगे, हाँ या ना। रेशियो क्या है, एक अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन है, दो रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट आइटम्स के लिए, ठीक है। अभी जैसे ग्रॉस प्रॉफिट अगर 30,000 है, सेल्स 1,20,000 है, तो जीपी रेशियो क्या हो गया, फॉर्मूला जीपी डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, हाँ या ना। ये सब टाइम पास दिया है। अभी रेशियोज जनरली 3 टाइप के होते हैं। पहला है बैलेंस शीट रेशियोज। बैलेंस शीट रेशियोज का क्या मतलब है, जिसमें दोनों नंबर्स जिनका रिलेशन एक्सप्रेस किया है वो बैलेंस शीट से मिलते हैं, तो वो बैलेंस शीट रेशियो हो गया। अगर दोनों नंबर्स इनकम स्टेटमेंट से मिलते हैं तो वो कौन सा रेशियो हो गया, और एक बैलेंस शीट एक इनकम स्टेटमेंट से तो वो कौन सा हो गया, कंपोजिट या मिक्स्ड। इजी है या टफ है, मेक सेंस? दोनों नंबर्स कहां से हैं अगर, तो कौन सा रेशियो हो गया, दोनों इनकम स्टेटमेंट से है तो, और एक यहां से एक वहां से, तो कौन सा हो गया, मिक्स्ड या कंपोजिट। इजी, ठीक है। बैलेंस शीट रेशियो में सबसे पहला है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, करंट एसेट्स अपॉन करंट, मतलब नियर फ्यूचर में पे करने वाली लाइबिलिटीज डिनोमिनेटर में है, नियर फ्यूचर में रियलाइज होने वाले एसेट्स न्यूमरेटर में। इससे समझता है कि शॉर्ट टर्म में मेरी कंपनी लिक्विड रहेगी या विल वी बी एबल टू सेटल द नियर फ्यूचर लाइबिलिटीज और नॉट। सबको समझा? करंट रेशियो का फॉर्मूला इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। आइडियल करंट रेशियो इज अराउंड 2:1। तो जिसने ये करंट रेशियो बनाया उसने ये भी कहा कि कंपनी के पास स्टैंडर्ड करंट रेशियो 2:1 होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, 1 रुपए की करंट लायबिलिटी के सामने 2 रुपए की करंट एसेट्स होनी चाहिए। कोई बोलेगा क्यों सर, ऐसा क्यों, 1 रुपए की लायबिलिटी के सामने 1 रुपया भी रहा तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ऐसा नहीं है, करंट एसेट्स में स्टॉक इंक्लूडेड रहता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्लूडेड रहते हैं, जो बिकने की कोई गारंटी होती है ना, स्टॉक आज का आज बिक जाएगा क्या, इसलिए उसने सेफ्टी मार्जिन रखते हुए क्या बोला, करंट एसेट्स
करंट लायबिलिटी से डबल रखोगे तो टेंशन नहीं रहेगी, सेफ्टी रहेगी, कोई भी लायबिलिटी आएगी तो आप पे कर पाएंगे। सबको समझा? फिर किसी ने बोला अरे भाई ये नाटक करने की बजाय स्टॉक को हटा ही दे करंट एसेट से। क्या कर? स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस की प्रॉब्लम है ना, उनको हटा दे तू करंट एसेट से, तो क्या बचेंगे? क्विक एसेट्स। तो इससे क्या बना? क्विक रेशियो, या जिसका नाम है लिक्विड रेशियो, या तीसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट इसलिए बोलते हैं कि इससे पता चलता है इमीडिएट क्या आप सरवाइव कर पाएंगे या नहीं इस फेज को। एसिड टेस्ट रेशियो का क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसिड्स अपॉन, और इसके लिए स्टैंडर्ड माना जाता है, इसमें सेफ्टी मार्जिन की जरूरत, जो एसेट्स है वो भी एकदम लिक्विड है, लायबिलिटीज भी एकदम लिक्विड है, तो 1:1 में भी अपना काम हो जाएगा। सबको समझा? गाइस एम आई मेकिंग सेंस? ज्यादा रहेगा तो अच्छा है, बट बहुत ज्यादा रहेगा, समझ 5:1 है तो कोई तेरे को बोलेगा अरे बेवकूफ इन्वेस्ट करना। बैंक में 5 लाख रुपए हैं, क्रेडिटर्स 1 लाख रुपए के और कुछ नहीं है, तो कोई बोलेगा क्या गवार है क्या तू? 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया कुछ इन्वेस्ट करना, उस इन्वेस्टमेंट पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। करंट अकाउंट पे तो कुछ कमा नहीं रहा है। तो हमेशा लोगों को क्या लगता है जो मिनिमम रेशियो बोला उससे ऊपर कितना भी चलेगा, ऐसा नहीं है। बहुत ऊपर होता है तो भी ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? मतलब तुमने अपने कैश को अच्छे से मैनेज किया नहीं है, समझा? गाइस अच्छे से समझा ना? क्या ये भी हो सकता है, वेरी गुड पॉइंट। अगर बहुत हाई है और सारा पैसा डेटर्स में है तो आपको ये समझता है कि शायद या तो फेक सेल्स हो सकती है, या हो सकता है कंपनी कलेक्शन पे फोकस कर पा रही नहीं है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। गुड पॉइंट, समझा सबको? चलें आगे। ये सम है, अब यहाँ पे सोल्यूशन मांगा है बैलेंस शीट रेशियोज का। स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखिए, प्रश्न क्रमांक 16। पार्ट ए, कंपनी हैड द फॉलोइंग करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। डेटर्स क्या है? करंट एसेट। क्रेडिटर्स करंट, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी, स्टॉक करंट एसेट्स, लूज टूल्स करंट एसेट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटीज। क्या हुआ? कोई बात नहीं, इट्स ओके। किसने बोला वैसे? कोई बात नहीं। क्या कंप्यूट करना है? करंट रेशियो। फॉर्मूला देखो इधर। अभी यार क्या है ये, मैं क्या सिखाऊं? फॉर्मूला इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये लिखे करंट एसेट्स, ये लिखी करंट लायबिलिटीज। ये इस तरीके से लिखना जरूरत नहीं है, आप कैसे भी लिख के, बट हाँ प्रॉपर सा बताइएगा कि करंट एसेट्स इज इक्वल टू डेटर्स प्लस स्टॉक प्लस लूज टूल्स, है ना? वो सब वैल्यूज ऐड करके कितना मिला? 1,60,000। तो 1 लाख डिवाइड बाय 60, 1.67:1 मिला। एक्सप्रेस हमेशा ऐसे इस टू के फॉर्म में करते हैं कि 1 रुपए की करंट लायबिलिटी के सामने कितने का करंट एसेट। और ऐसा मत सोचना अरे सर ये तो 10:6, 5:3 लिख दूं तो चलेगा क्या सर? नहीं, हमेशा 1 रुपए के सामने कितना, उससे क्या अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। 5:3 समझेगा ही नहीं। अरे हाँ है ना, 1 रुपए की करंट लायबिलिटी के सामने कितने रुपए का करंट एसेट। इजी है या टफ है? बी वाले में क्या बोला है? करंट लायबिलिटीज कितनी है बच्चों? रेशियो कितना है? करंट एसेट्स ढूंढो, है ना? 3 अभी ये यार फॉर्मूला लिखा 3 डिवाइड बाय 1 इज करंट एसेट्स डिवाइड बाय 1.5 लाख, तो ये करंट एसेट्स 4.5 लाख आ गया कि नहीं आ गया? ये तुमने 3rd स्टैंडर्ड के मैथ्स में किया होगा, है ना? चलो सी, टोटल एसेट्स कितने हैं बच्चों? फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या हो गया? सोर्सेज ऑफ फंड्स या एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। कैपिटल एम्प्लॉयड का फुल फॉर्म होता है शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस बोरोड फंड्स। क्या होता है? ठीक है। देयर वर नो लॉन्ग टर्म, कैलकुलेट करंट रेशियो। इसको देखो अपन कैसे एक बार करने की कोशिश करते हैं। जब भी ऐसा कुछ हो ना कॉम्प्लिकेटेड, क्या बना दो? वर्किंग के लिए टी फॉर्मेट में भी बनाओगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एक बार के लिए। ये तुम्हारा क्या है? सोर्सेज ऑफ फंड्स। ये तुम्हारा क्या है बच्चों? ऐसा सोचो, ठीक है? यहां पे क्या आना चाहिए? शेयर होल्डर्स फंड्स, यहां
यहां पे और फिर which is, do you guys agree? Guys, am I making sense so far? What is the information that we have been given कि total assets 220, अभी total assets तो मैं कहीं लिखता नहीं हूँ, fixed assets 1 लाख है, ये 1 लाख है कि नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बच्चों, सॉरी, तो ये 2 लाख है कि नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स कितना है, ये 2 लाख है, तो ये भी कितना है, मानते हो, अरे हाँ है ना, ये 2 लाख है, ये 1 लाख है, ये 0 है, तो वर्किंग कैपिटल नेट कितना है बच्चों, 1 लाख है, हाँ या ना। अभी मुझे क्या ढूंढना है, वर्किंग कैपिटल की इंडिविजुअल आइटम्स, करंट एसेट कितना है, करंट, बट सब में कहा है टोटल एसेट्स कितना है, 220 है, टोटल एसेट्स का फुल फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट्स प्लस नॉट वर्किंग कैपिटल, क्योंकि वर्किंग कैपिटल ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, अरे हाँ है ना, ये 2,20,000 है कि नहीं है, ये 1 लाख है, ये 0 है, तो ये कितना हो गया, 120 हो गया कि नहीं हो गया, तो ये 120 है, ये 100 है, तो ये 20 हो गया कि नहीं हो गया, सबको समझा, कैपिटल एम्प्लॉयड और टोटल एसेट्स का फर्क समझा, टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, हाँ या ना, बस करंट रेशियो ढूंढना है, सोल्यूशन देखते हैं, देखो वही लिखा है उसने, टोटल एसेट्स माने फिक्स्ड एसेट्स प्लस, तो आपको करंट एसेट्स मिल गया 120, कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फुल फॉर्म है, तो अभी बोला ये मैंने आपको, गाइस लॉजिकली भी स्पीकिंग टोटल एसेट्स में ये 3 होता है, अभी इसके बदले मुझे क्या लाना है, वर्किंग कैपिटल, तो ये टोटल एसेट्स के बदले क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो मतलब सिर्फ करंट लायबिलिटी से माइनस करना है कि नहीं करना है, वही नीचे लिखा है वहां पे, हाँ या ना, तो उन्होंने 20,000 ढूंढा, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, इजी टफ, ऐसे सॉल्व करने को डिफिकल्ट लगे तो भैया क्या बनाओ, ज्यादा इजी पड़ेगा, और आपको ऐसे नहीं बनानी है तो नॉर्मल टी फॉर्मेट में भी बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको चीजों का मतलब पता होना चाहिए। कैलकुलेट क्विक रेशियो, वर्किंग कैपिटल कितना है बच्चों, 50,000 है, करंट एसेट 60,000 है, स्टॉक 10,000 है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 4,000 है, तो सिंपल है, वर्किंग कैपिटल कितना है 50, करंट एसेट कितना है, उस और फिर स्टॉक कितना है, और कितना है 4,000, करेक्ट, ठीक है। अभी अगर वर्किंग कैपिटल 50,000 है, इसका क्या मतलब है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 50, हाँ या ना, मानते हैं, अच्छा करंट एसेट 60,000 है, माइनस ये इस साइड आएगा 50,000 इज इक्वल टू करंट, तो करंट लायबिलिटीज 10,000 आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, सब में पूछा क्या है आपसे, ठीक है, क्विक रेशियो के लिए क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स दैट इज 60,000 माइनस 10,000 का स्टॉक माइनस 4,000 के प्रीपेड एक्सपेंसेस, हाँ या ना, 46 आ गया, तो क्विक रेशियो इज 46,000 के क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज 10,000 की करंट लायबिलिटीज। कोई बोलेगा सर उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट या कुछ हुआ, तो बोला नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे नहीं है, तो ये 4.6:1 आ गया कि नहीं आ गया, अरे हाँ या ना, लेट्स चेक, 4.6:1, लास्ट क्या है, करंट लायबिलिटीज 1.5 लाख है, बैंक ओवरड्राफ्ट इतना है, वर्किंग कैपिटल इतना है, इन्वेंट्री इतना है, कैलकुलेट क्विक रेशियो। सिमिलर, वर्किंग कैपिटल 4 लाख है, विच इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 4 लाख, करेक्ट, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी कितना बोला है, तो करंट एसेट बच्चों 5.5 लाख हो गया कि नहीं हो गया, हाँ या ना, क्विक एसेट्स इज करंट एसेट्स का 5.5 लाख माइनस इन्वेंट्री माने स्टॉक 1 लाख, तो 4.5 लाख आ गया,
क्विक लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी जो कितना है 1.5 लाख माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट कर दूं 50,000। अरे हाँ या ना, 4.5:1 आ जाएगा। सबको समझा क्या मैंने क्या किया? पक्का? बस ये हो गया, इस तरीके से रेशियोज के समझे आगे। 16 है, 17 तो आप होमवर्क में करेंगे, फिर इनकम स्टेटमेंट का एक सम करेंगे ऐसे ही हम, और एक आप ट्राई करेंगे घर से और एक कंपोजिट का सम करेंगे। 2 सम ये, और फिर कैश फ्लो के कितने सम्स हैं? कैश फ्लो के मैं चाहता हूँ अभी के लिए, मैं ख़त्म नहीं कर रहा हूँ लेक्चर, जोश में मत आना। मैं चाहता हूँ ये वाला जो सम है ना, मैंने डिस्कस किया ना, ये इतना ईजी भी नहीं है ना। मैं चाहता हूँ ये वाला आप अभी करें सारा का सारा, फिर हम आंसर्स चेक करके फिर अपलोड जा सकते। मैं पीडीएफ ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ सोल्यूशन का, छापना मत। ऑनलाइन वाले भी समझे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 16 अभी आपको स्वतः सॉल्व करना है। मैंने डिस्कस पूरा किया है, बट आपको समझा या नहीं समझा वो कैसे चेक होएगा, है ना। कीजिए, फिर हम लोग, मेरे को नहीं लगता मैं आगे का इनकम स्टेटमेंट रेशियोज आज सिखा पाऊंगा, वो स्टार्ट करके सेंस नहीं बनेगा। संडे अपने पास 1.5 आवर्स है, उसमें वो वाला पार्ट आधे घंटे में रेशियोज का बचा हुआ और 1 घंटे में कैश फ्लो, वी विल फिनिश। ठीक है गाइज, दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू ऑनलाइन वालों को।